बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000। देखें, वो कह रहा है कि एक शख्स है कासिम, उसने जब अपनी आखिरी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई। देखें, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं हिस्ट्री को। कभी आप पैसे बैंक में जमा कराते हो, कभी निकलवाते हो, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। तो उसकी जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट थी, जब उसने वो निकलवाई तो उसने देखा कि उसके अकाउंट में 1,75,000 रुपये पड़े हुए थे इन इस चेकिंग अकाउंट। जब उसने अपना अकाउंट चेक करवाया और अपनी लास्ट बैंक स्टेटमेंट निकलवाई तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट में 1,75,000 पड़े हुए हैं। ही रोट वन चेक फॉर रुपीज़ 45,790। उसने क्या किया कि उसने एक चेक लिख दिया 45,790 का। यानी ये चेक लिखा और ये चेक लिख के उसने बैंक से 45,790 और पैसे निकलवा लिए। एंड अदर फॉर रुपीज़ 1,12,921। उसने एक और चेक लिखा और उस चेक के थ्रू उसने 1,12,921 रुपये निकलवाए। दूसरा चेक लिखा उसने, टोटल पैसे इतने पड़े हुए हैं। एक उसने चेक लिखा इतने रुपए का और ये इतनी अमाउंट उसने बैंक से निकलवा ली। फिर एक और चेक लिखा और इतनी अमाउंट उसने बैंक से निकलवा ली। तो सवाल क्या है? सवाल ये है, व्हाट इज़ द करंट बैलेंस, कि अब उसका जो करंट बैलेंस है वो क्या है, उसका जो मौजूदा बैलेंस है वो क्या है। अब उस दो चेक्स उसने लिख के बैंक में से 2 दफ़ा पैसे निकलवाए, हालांकि उसके पास जो इनिशियल जो टोटल अमाउंट पड़ी हुई है लास्ट बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 1,75,000 पड़ी हुई है। उसने उसमें से ये पैसे भी निकलवा लिए, उसने ये पैसे भी विदड्रॉ करा लिए। तो अब उसके पास उसके अकाउंट के अंदर कितने पैसे होंगे, करंट बैलेंस कितना होगा, मौजूदा पैसे कितने होंगे, बैलेंस होगा, करंट स्टेटस क्या होगा, कितने पैसे बकाया होंगे उसके अकाउंट के अंदर। देखिए, हम ये करेंगे कि ये जो 2 चेक्स उसने लिखे हैं और ये 2 चेक्स के थ्रू उसने पैसे बैंक से निकलवाए हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हम इस टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन वैसे तो बहुत आसान सवाल है, जो मैंने समझाया जैसे आपको समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी पड़ी है उसके अकाउंट के अंदर, उसके बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 1,75,000 टोटल अमाउंट ये पड़ी हुई है। अमाउंट विदड्रॉन थ्रू चेक्स बाय कासिम, तो कासिम ने चेक्स के थ्रू बैंक से कितने पैसे निकलवाए। तो हम दोनों चेक्स की जो अमाउंट है, ये और ये अमाउंट, इन दोनों अमाउंट्स को हम करेंगे ऐड करने के बाद 1,58,711 रुपये बन चुके हैं ये। तो इसको हम, ये जो उसने अमाउंट बैंक से निकलवाई है चेक्स के थ्रू, इसको हम उसकी जो इनिशियल बैलेंस है जो 1,75,000 रुपये है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है करंट बैलेंस, ये टोटल अमाउंट है उसका 1,75,000 रुपये। उसमें से हमने जो चेक्स के थ्रू उसने अमाउंट विदड्रॉ की है, निकलवाई है, वो हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर ये आता है 16,289, 16,289। तो ये उसका आंसर है। सवाल आपका स्टेटमेंट के अंदर है तो आंसर भी आप स्टेटमेंट के अंदर दे दें
कि Qasim's current balance is rupees 16,289. तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर। वाजिद है, एक शख्स है, उसने ड्रोव, मतलब पास्ट की बात हो रही है कि उसने ड्राइव की है माजी के अंदर, सेकंड फॉर्म लगी है ड्रोव। तो उसने ड्राइव की है 283.4। अब ड्राइव किसके ऊपर की है? गाड़ी के ऊपर की है उसने, मतलब कि बाइक के ऊपर की है, ये उन्होंने नहीं बताया। बस इतना बताया कि वाजिद ने 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ऑन 16.2 लीटर्स। और इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना पेट्रोल लगा है? इतना पेट्रोल 16.2 लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है ऑफ पेट्रोल। ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब वो कहता क्या है? वो कहता है कि जी उसने एवरेज निकाली है अपनी तरफ से, उसने एक अंदाज़ा लगाया है, उसने एक एस्टीमेट लगाया है। वो कहता है कि उसने 1 लीटर के अंदर 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? क्या उसका आंसर रीज़नेबल है? क्या उसका आंसर ठीक है, करेक्ट है? एक्सप्लेन, वो कह रहे हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो हम चेक करते हैं कि क्या वाकई उसने 1 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आंसर यही आता है तो इसका मतलब उसका एस्टीमेट ठीक है। अगर आंसर कुछ और आता है तो वो भी पता चल जाएगा। देखिए सोल्यूशन में आ गए हम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वाजिद ने? 283.4 किलोमीटर, ये लिख दिया। पेट्रोल कितना यूज़ हुआ? टोटल पेट्रोल कंज्यूम्ड 16.2 लीटर कंज्यूम हुआ पेट्रोल। इतना डिस्टेंस कवर किया और इतना डिस्टेंस को कवर करने में इतना पेट्रोल लगा, इतना पेट्रोल कंज्यूम हुआ, मतलब यूज़ हुआ। सो वाजिद्स क्लेम। अब वाजिद का क्लेम क्या है? क्लेम तो नहीं कह सकते, बट उसको हम ये कह सकते हैं कि जी एस्टीमेट उसने क्या लगाया कि वाजिद्स एस्टीमेटेड एवरेज उसने ये लगाई कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर, कि 1 लीटर के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 1.75। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए हम एक्चुअल एवरेज फाइंड करते हैं, उससे पता लग जाएगा कि वाजिद जो है वो ठीक बात कर रहा है, उसका आंसर रीज़नेबल है कि नहीं है। एक्चुअल एवरेज फाइंड करने के लिए देखें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वो उसको ऊपर लिखें, और पेट्रोल कितना यूज़ हुआ, टोटल पेट्रोल वो नीचे लिखें। तो 283.4 ये टोटल डिस्टेंस है, वो यहाँ पे लिखा है हमने। टोटल पेट्रोल कितना यूज़ हुआ है, वो 16.2 लीटर है, तो उसको नीचे लिखा है हमने। इसको इसके ऊपर डिवाइड किया है तो 17.49 इसका जो है ना वो डिवाइड करने पे आंसर आता है। इसको हमने राउंड ऑफ किया है तो 17.5 किलोमीटर पर लीटर। मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया है, हमें ये पता चल रहा है कि उसने 1 लीटर के अंदर 17.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। एक्चुअल एवरेज हमने जो कैलकुलेट की है वो ये आती है। सो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वाजिद का जो आंसर है वो ठीक नहीं है। सो वाजिद आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, क्योंकि वो तो कह रहा था कि 1 लीटर में उसने 1.75 किया किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन जो हमने फाइंड किया उसके मुताबिक 17.5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है 1 लीटर के अंदर। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, और वाजिद का आंसर गलत है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वाजिद आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वाजिद्स एस्टिमेटेड एवरेज एंड एक्चुअल एवरेज। सो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए।
दूसरी बात यह है कि मैंने टाइम को थोड़ा बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए और उनका सलूशन भी पहले कर लिया ताकि टाइम बचे। इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर अपनी सजेशन देनी है कि मुझे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाना चाहिए, सॉल्व करके पहले सॉल्व कर लूँ उसके बाद आपको समझा दूँ या साथ साथ मैं सॉल्व करता जाऊँ। अभी मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है कि बच्चों का जो फीडबैक है वो क्या आता है, तो ये आप लोगों ने एडवाइस करनी है। आप लोगों ने थोड़ा अगर समझ ठीक इस तरह से ठीक समझ आती है तो आपने बताना है कि ठीक है आप सॉल्व कर लें और बाद में समझा दें, तो इससे वक्त की बचत हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही तो आपने ये मुझे बताना है कि आप जो है ना वो यानी जो सलूशन है वो भी वीडियो के अंदर सलूशन भी स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाऊँ आपको। तो ये कमेंट्स आपने करने हैं, उसके थ्रू मुझे पता चलेगा, आपके फीडबैक के थ्रू पता चलेगा कि ये मेथड ठीक है या मैं आपको साथ साथ कैलकुलेशन करके स्टेप बाय स्टेप सवाल करूं उस तरह से ठीक रहेगा। ये आपने कमेंट्स जो बॉक्स है उसके अंदर आपने बताना है और ये प्लीज़ ज़रूर बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। सलमा ने एक यार्ड का मतलब होता है गज़। सलमा ने 3.2 गज़ कपड़ा लिया। यार्ड ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं और यार्ड गज़ को कहते हैं। तो सलमा ने 3.2 यार्ड फैब्रिक लिया, मतलब 3.2 गज़ कपड़ा लिया फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2 और 3.2 यार्ड कपड़ा ख़रीदने में उसने टोटल पेमेंट की 139.2 रुपये। कितना कपड़ा लिया उसने? 3.2 यार्ड, 3.2 गज़। तो 3.2 गज़ की उसने पेमेंट कितनी की? 139.2 ये पेमेंट की उसने। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? तो एक गज़ की, एक यार्ड की कितनी प्राइस होगी ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन बॉक्स की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन बॉक्स में जो है हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल जो उसकी कॉस्ट है जो उसने पेमेंट की है वो 139.2 रुपये है, या 139.2 या 139.2। टोटल यार्ड यानी टोटल जो कपड़ा उसने ख़रीदा गज़ के अंदर वो कितना है? 3.2 यार्ड है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कॉस्ट पर यार्ड कि एक गज़ अगर हम लेना चाहते हैं तो फिर एक गज़ की क्या प्राइस होगी, एक यार्ड की, एक गज़ की क्या प्राइस होगी। तो इसके लिए हमें सीधा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसमें करना ये है कि आपने 139 जो कि टोटल जो प्राइस है उसको आप ऊपर लिखें, टोटल जो कॉस्ट है फैब्रिक की वो ऊपर लिखें और कितने यार्ड है कितने गज़ हैं उसको नीचे लिख के डिवाइड कर दें। तो हमने जब डिवाइड किया है तो आंसर आता है 43.5 पर यार्ड, ये आंसर है। यानी अगर हम अगर हम एक गज़ कपड़ा लेना चाहते हैं तो हमें 43.5 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। सो आंसर आप स्टेटमेंट के अंदर भी लिख दें। सो द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड इज़ 43.5। इसके शुरू में रुपीज़ आप लिख दें, बेहतर रहेगा 43.5 से पहले। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लें पहले। मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमना वॉक करती है और वो 1 घंटे के अंदर वो 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे के अंदर। पर आवर लिखा हुआ है, 3.5 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये उसकी वॉकिंग स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी ही सही।
तो ये उसकी वॉकिंग स्पीड है, ये उसकी। अच्छा, शी टुक अ 12 आवर वॉक। अब वो कह रहा है कि जी अब वो 12 घंटे वॉक करेगी। सॉरी, शी टुक अ 12 आवर वॉक, उसने 12 घंटे वॉक की। टुक यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, मतलब पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शी टुक अ 12 आवर वॉक, तो उसने 12 घंटे वॉक की है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो अब 12 घंटों में वो कितना वॉक करेगी, 12 घंटों में कितना वॉक करेगी। फार का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 12 घंटों में कितना दूर जाएगी। कितना दूर जाएगी मतलब कि कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी। सो देखें, सिंपल सवाल है। 1 घंटे में जब वो 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 12 घंटों में कितना करेगी। तो इसको हम इस 3.5 को हम 12 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 घंटों के अंदर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर देखें, हमने लिखा है वॉकिंग स्पीड। स्पीड को हम शो करते हैं स्मॉल v के साथ, इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टोटल टाइम, मतलब अब टोटल टाइम 12 घंटे उसने लिए, 12 घंटे उसने वॉक की है। तो टोटल टाइम यहाँ पे लिखेंगे और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t के साथ। तो टाइम को शो करते हैं, यानी टाइम का सैम्बल t है। तो कितना टाइम लिया उसने। अब टोटल टाइम कितना लिया, 12 घंटे, 12 आवर्स। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स, कि उसने 12 घंटों के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल S के साथ। स्पीड को हम देखिए, ये फार्मूला है फिज़िक्स के अंदर, कि अगर फिज़िक्स के अंदर ये फार्मूला आपने बार बार पढ़ा होगा। तो हम डिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, स्पीड को v से शो करते हैं और टाइम को t से शो करते हैं। तो ये मशहूर ज़माना फार्मूला है। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो और आपके पास वेलोसिटी भी हो और आपके पास टाइम भी गिवन हो, तो आप वेलोसिटी पुट करें, टाइम पुट करें, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं। तो डिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं, s इज़ इक्वल टू vt। तो वॉकिंग स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड है उसकी 3.5, वो यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद टाइम टोटल। अब टाइम वो कह रहे हैं कि जी आप ये बताएं कि 12 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना वॉक करेगी, टोटल कितना किलोमीटर 12 घंटों में वॉक करेगी। तो टोटल जो टाइम अब उसने लिया 12 घंटे लिया, तो 12 यहाँ पे टाइम की जगह पे, टी की जगह पे हमने 12 पुट कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 42 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने 12 घंटों के अंदर 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 12 घंटों के अंदर। सो स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे शी वॉक 42 किलोमीटर इन 12 आवर्स। हाँ, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। स्टेटमेंट वाले सवाल चल रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने अच्छी तरह करना है। तो उसका जो आधा आंसर होता है ना, वो कहते हैं ना कि स्टेटमेंट के अंदर होता है। आप स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। स्टेटमेंट वाले सवालों के अंदर या जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर आप जितना उसको अच्छी तरह से समझेंगे, आप उतना ही जल्दी सवाल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। हाइकिंग क्लब, देखें हाइकिंग कहते हैं किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने को हाइकिंग कहते हैं। हाइकिंग क्लब एक क्लब है। वो क्लब जो है ना, वो लोगों को ले जाता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब रास्तों से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो जो क्लब होता है वो उनकी हेल्प करता है, उनको गाइड करता है। सो एक हाइकिंग क्लब है, वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। वो 7 days ट्रिप पे गया, यानी वो ट्रिप कौन सा है, हाइकिंग का है। उन्होंने 7 दिनों में हाइकिंग करनी है।
और कितने दिनों के लिए करनी है, 7 डेज़ के लिए। उनका ट्रिप 7 डेज़ के लिए गया, और गया किस लिए, फॉर द हाइकिंग, वो हाइकिंग ही करेंगे। अच्छा, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। वो एक दिन के अंदर वो 5.5 माइल्स, कम से कम 5.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं। 5.5 से कम डिस्टेंस किसी भी सूरत में वो कवर नहीं करेंगे, यानी कम से कम इतना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, इससे नीचे नहीं करेंगे। कम से कम इतना, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस है जो वो कवर करेंगे। और मैक्सिमम वो 7.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं। 7.5 से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर नहीं कर सकते, वो इससे ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर पाते, और 5.5 से वो लेस डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। ये हमें उन्होंने एक रेंज बता दी है कि कम से कम वो इतना एक दिन के अंदर कम से कम इतना डिस्टेंस कवर करेंगे और मैक्सिमम इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये रेंज उन्होंने बताई है। इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आप कैलकुलेट करें कि वो 7 दिनों के अंदर एक दिन के अंदर तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, कम से कम ये, और मिनिमम डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं एक दिन के अंदर, और मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं। अभी अगर थक जाते हैं मिसाल के तौर पर तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 5.5, लेकिन इससे कम नहीं करेंगे, और मैक्सिमम जितना भी जोर लगा लें वो 7.5 माइल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये रेंज है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं, अगर एक दिन में इतना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो 7 दिनों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कितना हाइकिंग करेंगे। तो ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से एक आंसर ठीक है और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। मतलब ऑप्शन ए ठीक हो सकता है, बी ठीक हो सकता है, सी, डी। ये तो तब पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि आंसर ऑप्शंस जो 4 गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रिप डेज, कितने दिन हैं उनको ट्रिप के लिए, 7 दिन उनको दिए गए हैं, 7 दिन हैं उनके पास। वो 7 दिन जो है हाइकिंग करेंगे, 7 दिन हाइकिंग के लिए हैं उनके पास। तो यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रिप डेज इज इक्वल टू 7 डेज। देखिए मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन के अंदर कम से कम मिनिमम कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेते हैं 5.5 माइल्स। अगर वो एक दिन के अंदर 5.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं तो फिर 7 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कम से कम या मिनिमम कितना डिस्टेंस वो 7 दिनों में कवर करेंगे। एक दिन में वो इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक दिन की ट्रैवलेंस है उनकी, एक दिन का डिस्टेंस है उन्होंने कवर किया है, एक दिन उन्होंने हाइक किए। तो 7 दिनों में कितना हाइक करेंगे, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 डेज़ के अंदर वो 38.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करेंगे कम से कम। मिनिमम डिस्टेंस है ये, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज़। तो उसका ये आंसर आता है 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि वो 7 दिनों के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 7 दिनों के अंदर, मैक्सिमम डिस्टेंस। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन के अंदर वो 7.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। तो फिर 7 दिनों के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसको 7.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये तो एक दिन का डिस्टेंस है जो उन्होंने कवर किया, एक दिन हाइक किए तो उन्होंने 7.5 माइल्स कवर किया है। तो 7 दिनों के अंदर कितना वो डिस्टेंस कवर करेंगे या कितना ट्रैवल करेंगे, कितना माइल दूर जाएंगे, तो 7.5 को हम पूरे एक वीक यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 डेज इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विथ 7.5। इसको जब मल्टीप्लाई किया है तो वो 52.5 माइल्स आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिनों के अंदर वो मिनिमम
कम से कम 38.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं, कम से कम। इससे नीचे, इससे कम वो डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। और 7 दिनों के अंदर मैक्सिमम वो 52.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करते हैं, 52.5 माइल्स। अब थोड़ा नीचे नीचे ज़रा आ जाए। टोटल डिस्टेंस इन 7 डेज ट्रिप। पहली जो वैल्यू है वो है मिनिमम डिस्टेंस टू मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि आप देखें सवाल के अंदर ही उन्होंने हमें बताया था कि भाई ये लिखा हुआ है कि कम से कम एक दिन के अंदर 5.5, और ये मिनिमम डिस्टेंस है उनका जो वो कवर करेंगे, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वो कवर करेंगे। तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए टोटल डिस्टेंस इन 7 डेज ट्रिप, मिनिमम डिस्टेंस टू मैक्सिमम डिस्टेंस। हमने मिनिमम डिस्टेंस ऊपर फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड किया हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस हमने फाइंड किया है वो 52.5, ये हमने फाइंड किया वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कम से कम 7 दिनों के अंदर 38.5 माइल्स जो है ना वो डिस्टेंस कवर करेंगे, और मैक्सिमम 52.5 माइल्स डिस्टेंस कवर करेंगे। 52.5 से ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर ही नहीं सकते, और इस वैल्यू से कम वो डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन जो ऊपर उन्होंने हमें दिए हुए हैं वो उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने तो लिखा हुआ है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऊपर देखें ज़रा, अगर पहला ऑप्शन है तो अगर ठीक है ये गलत है, अगर गलत है तो गलत क्यों है। पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि लेस दैन 35 माइल्स, वो कह रहे हैं कि 35 माइल से लेस वो डिस्टेंस कवर करेंगे। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि कम से कम वो 38.5 डिस्टेंस कवर करते हैं 7 दिनों के अंदर। तो पहला ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। बी ऑप्शन पे आ जाएं, बिटवीन 35 एंड 50 माइल। वो बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि वो 35 माइल से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और 55 से कम डिस्टेंस कवर करेंगे। सो उन्होंने यहाँ पे एक रेंज बताई है, 35 से ऊपर और 55 से कम एक रेंज बताई है। तो हमारा आंसर भी इसी रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया है वो मिनिमम आंसर है। मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 38.5 है, 38.5 है, जो कि इससे बड़ा नंबर है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो 52.8 है, और 52.5 55 माइल से कम है। तो हमारा आंसर इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट आंसर। सो बी आंसर यहाँ पे, इसको हम क्लिक करेंगे बी ऑप्शन के ऊपर तो ये इसका आंसर बनेगा। तो एंड पे हम लिख देंगे कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। For class party the student council purchased 42 balloons at rupees 1.85। देखें क्लास के अंदर एक पार्टी है, और हर क्लासेस के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि क्लास के अंदर कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो तो उसको अरेंज करते हैं। तो उसको इन्होंने नाम दिया है स्टूडेंट्स काउंसिल का। तो स्टूडेंट काउंसिल का काम क्या है? फंक्शंस को अरेंज करना। तो उस काउंसिल ने, एक पार्टी है क्लास के अंदर, उस काउंसिल ने 42 बैलून्स लिए हैं। टोटल बैलून्स कितने लिए हैं? 42 एट रुपीज़ 1.85। और वो कह रहे हैं कि एक बैलून जो है, एक बैलून उनको पड़ा है 1.85, 1.85 का एक बैलून उनको पड़ा है। यानी एक बैलून की जो प्राइस है वो इतनी है, और टोटल नंबर ऑफ बैलून्स 42 हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं, उन्होंने 42 बैलून्स लिए हैं तो उन्होंने कितनी पेमेंट की होगी। अगर एक बैलून की प्राइस इतनी है
और टोटल बैलून्स उन्होंने 42 लिए हैं, तो वो कह रहे हैं आप बताएं कि उन्होंने 42 बैलून्स के लिए कितनी पेमेंट की होगी। बहुत आसान सवाल है। देखें इसमें हम ये करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ बैलून्स। टोटल नंबर ऑफ़ बैलून्स 42 है। कास्ट ऑफ वन बैलून, एक बैलून की प्राइस कितनी है 1.85 है। हमने फाइंड करनी है कास्ट ऑफ 42 बैलून्स के, और हमसे यही सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 42 बैलून्स, यानी कितनी पेमेंट की है उन्होंने 42 बैलून्स के लिए, तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा मतलब हम ये करेंगे कि ये जो प्राइस है हम कि एक बैलून की जो प्राइस है उसको हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 42 लिखा। हम फाइंड करें कॉस्ट ऑफ 42 बैलून्स, तो इसके लिए 42 लिखें और एक बैलून की प्राइस 1.85 है, इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 77.70। तो ये इसका आंसर है। और नीचे आप इसकी स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट के अंदर भी आप आंसर लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 42 बैलून्स पेड बाय द स्टूडेंट काउंसिल इज़ ₹77.70। तो 77.70 उन्होंने पेमेंट की है 42 बैलून्स लेने के लिए। तो इसका मतलब उनको बहुत सस्ते पड़े हैं। आजकल तो महंगाई का दौर है, मेरे ख्याल में आजकल तो बहुत ज़्यादा कास्ट रहेगी इनकी। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का आप पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें क्वेश्चन की। 7 की जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। दोस्तों का एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप है, मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, वो एक बैनर बनाते हैं और बैनर जो बनाते हैं उसकी शेप रेक्टेंगल जैसी होती है। वो नीचे मैं सोल्यूशन में आपको दिखा भी देता हूँ, रेक्टेंगल जैसी होती है। और उस रेक्टेंगुलर बैनर की जो लेंथ है वो 4 यार्ड है, मतलब क्योंकि वो कपड़े का बना हुआ है ना, और वो ये कह भी रहे हैं शायद आगे चल के कि दे पेड ₹3.75 पर यार्ड, कि उन्होंने एक गज़ के लिए उन्होंने जो पेमेंट की एक गज़ के लिए वो 3.75 रुपीज़ पेमेंट की उन्होंने पर यार्ड। एक यार्ड के लिए उन्होंने इतने पैसे दिए फॉर द फैब्रिक। और ये जो बैनर बना हुआ है ये फैब्रिक का बना हुआ है, ये कपड़े का एक बैनर है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, और इस रेक्टेंगुलर बैनर की जो लेंथ है वो 4 यार्ड है, यानी 4 गज़ है। तो और बना किसका हुआ है, फैब्रिक का बना हुआ है। एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। और वो कह रहे हैं कि जी 9 रुपये उन्होंने लगाए हैं उस बैनर को मजबूत करने में। देखें ना, बैनर की जो चारों साइडें होती हैं, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है तो उसकी 4 साइडें होती हैं, और वो बैनर की मतलब कि बैनर को फर्म करने के लिए, उस बैनर की सिलाई के लिए, ताकि वो बाहर से उसकी जो चारों साइड्स हैं वो मजबूत हो जाए, तो वो उसकी सिलाई करवाएंगे या कुछ और तरीका अख्तियार करेंगे ताकि वो जो बैनर है वो थोड़ा फर्म हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि टूटे ना, फट ना जाए। सो एंड ₹9 फॉर द फर्म का मतलब होता है मजबूत करना, टू गो अराउंड द बैनर, और बैनर के अराउंड उन्होंने उसको फर्म किया, उसको फर्म करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए 9 रुपये लगे। 10 यार्ड पैरामीटर। दूसरा वो कह रहा है कि ये जो बैनर है उस बैनर का जो पैरामीटर है वो 10 यार्ड है, पैरामीटर 10 यार्ड है, मतलब 10 गज़ का वो टोटल जो पैरामीटर है उस बैनर का वो 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। बैनर की हमने विड्थ फाइंड करनी है, बैनर की मतलब हमने यहाँ पे चौड़ाई फाइंड करनी है। देखिए उसकी उन्होंने लंबाई आपको बता दी है, उसकी जो लेंथ है वो 4 यार्ड है, वो बता दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उसकी विड्थ फाइंड करें। सो हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ।
सोल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द विड्थ ऑफ द बैनर इज़ एक्स। हमने सपोज किया कि जी विड्थ उसकी क्या है, एक्स है। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल जो होती है वो इस शेप में होती है, मतलब उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ उसकी कम होती है एक रेक्टेंगल की। लेकिन रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, 4 होगी। ये लेंथ हमें उन्होंने दे दी है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि 4 यार्ड लॉन्ग है, जो उसकी रेक्टेंगुलर जो बैनर है वो 4 यार्ड लॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 4 है। अगर ये साइड और ये साइड जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी भी 4 होगी। इस तरह जो विड्थ्स होती हैं और ये जो रेक्टेंगल है, हमने सपोज किया हो कि इसकी जो विड्थ है वो x है, तो यहाँ पे हमने x लिखा। अगर यहाँ पे इसकी विड्थ x है तो इसकी भी x होगी, अपोजिट साइड्स की जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। सो इस तरह आप लिखेंगे। अब हम जाते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए लेंथ ऑफ द बैनर, लेंथ को हम L से शो करेंगे और बैनर की लेंथ कितनी है, 4 यार्ड है। उसके बाद लिखेंगे जो डेटा हमें गिवन है, जो दिया गया ऑलरेडी, पैरामीटर ऑफ द बैनर, और पैरामीटर को हम P से शो करते हैं और पैरामीटर 10 यार्ड का है। उसके अंदर लेंथ ऑफ द बैनर 4 यार्ड है, पैरामीटर को P से शो करते हैं 10 यार्ड है। और पैरामीटर अगर देखें यहाँ पे हम विड्थ फाइंड करेंगे, पैरामीटर के फार्मूले के ज़रिए। पैरामीटर का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे आप लिखें पैरामीटर, फार्मूला इसका ये होता है कि 2 बाहर लिखें और राउंड ब्रैकेट लिख के अंदर लिख दें लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ को L से शो करते हैं, विड्थ को हम W से शो करते हैं। अब पैरामीटर को हमने शॉर्ट फॉर्म में उसका सैम्बल लिख दिया है, P लिख दिया है, यहाँ पे 2 लिखा है, और लेंथ का जो सैम्बल होता है वो L होता है, विड्थ का W होता है, वो यहाँ पे लिखा है। तो देखिए पैरामीटर तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि पैरामीटर जो है वो 10 है, तो 10 यहाँ पुट करें। और दूसरी बात ये लेंथ उन्होंने दे दी है हमें, लेंथ 4 यार्ड है तो यहाँ 4 पुट की है। और विड्थ हमने सपोज कर रखी है ऊपर के, सपोज किया हुआ है x को कि विड्थ x है, तो यहाँ पे विड्थ की जगह पे x पुट करें, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x आएगा, फिर 8 यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 8 को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, 8 लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2x। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर हम 2x को लेफ़्ट साइड पे लेकर आ गए हैं और 2 को राइट साइड पे लेकर गए हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्टिंग की है, यहाँ पे कंप्लीट शिफ्टिंग की है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। जब आप कंप्लीट शिफ्टिंग करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और राइट हैंड साइड को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, कंप्लीट शिफ्टिंग करते हैं, तो साइन चेंज नहीं होते। तो 2x को हमने लेफ़्ट साइड पे इसलिए लिखा ताकि हमने x फाइंड करना है, तो इसलिए हमने इसको इस साइड पे आके लिखा है। तो 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें खाली x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 यार्ड आएगा, x इज इक्वल टू 1 यार्ड। यानी जो विड्थ x किसको शो कर रहा है, विड्थ को, मतलब जो विड्थ होगी, विड्थ वो 1 यार्ड होगी उस रेक्टेंगुलर बैनर की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर आंसर भी लिख दें, द विड्थ ऑफ द बैनर इज़ 1 यार्ड। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सवाल में क्या कह रहे हैं। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट। वो कह रहे हैं कि एक शू फैक्ट्री है, मतलब जूतों की एक फैक्ट्री है। हैज़ एन एसेट, एसेट कहते हैं मतलब उस फैक्ट्री की टोटल जो मालियत है उसको हम एसेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है 50 रुपए का,
तो इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 रुपये का पेन है, तो इसका जो एसेट होगा वो 50 रुपीज़ होगा, क्योंकि इसको 50 का लिया है तो इसका एसेट भी 50 रुपये है। तो वो कह रहा है कि जो एक शू फैक्ट्री है उसका जो टोटल एसेट है, मतलब टोटल एसेट मतलब कितने की फैक्ट्री है, एसेट मीन्स कि कितने की फैक्ट्री है, फॉर रुपीज़ 20 लाख, 20 लाख की एक कंपनी है, सॉरी 20 लाख की एक शू फैक्ट्री है, ऑफ विच 3 और 5 इज़ द कैपिटल, 3 और 5 इज़ द कैपिटल। यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं इसको, हमने कैपिटल फाइंड करना है इसका और डेट भी फाइंड करना है। तो उन्होंने बोला कि शू फैक्ट्री का जो एसेट है ना, शू फैक्ट्री की जो टोटल मालियत है, यानी शू फैक्ट्री 20 लाख की है, ऑफ विच 3 और 5 इज़ द कैपिटल। पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कैपिटल होता क्या है। कैपिटल हम कहते हैं, देखें एक फैक्ट्री अगर हम लगाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है 20 लाख की, 20 लाख की एक फैक्ट्री है, टोटल जो मालियत है फैक्ट्री की वो 20 लाख है। उसमें जिस शख्स ने वो फैक्ट्री लगाई है उसके पास 12 लाख रुपए थे, उसके पास अपने पैसे थे 12 लाख रुपए, उसने फैक्ट्री पे लगाया, लेकिन फैक्ट्री तो 20 लाख की है ना, तो 12 लाख तो उसके पास उसने खुद से लगाया, तो बाकी जो 8 लाख है, बाकी जो 8 लाख है वो लोन लेगा, किसी से डेट लेगा, किसी से कर्ज लेगा। तो कर्ज को इंग्लिश में डेट कहते हैं, और कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप खुद करते हैं, जो आपके पास पैसे होते हैं, वो कोई लोन नहीं लेते आप, वो किसी से कर्ज नहीं लेते, वो आपके पास अपने पैसे होते हैं। तो कैपिटल वो सरमाया होता है, वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप खुद कर रहे होते हैं, जो आपके पास अमाउंट होती है, उसको कैपिटल कहते हैं। और डेट कहते हैं हम, डेट कर्जे को कहते हैं। तो 20 लाख की अगर फैक्ट्री है और कैपिटल, अगर कैपिटल मतलब मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लाख रुपए हैं और फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे 20 लाख चाहिए, तो उसमें से 12 लाख मेरे पास है, मैं वो लगा दूंगा, और 8 लाख किसी से लोन ले लूँगा, बैंक से भी ले सकते हैं, किसी दोस्त वगैरह से भी आप ले सकते हैं। तो डेट वो लोन होगा और कैपिटल वो पैसे हैं जो हमारे पास हैं। सो सवाल में वो ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री की जो टोटल एसेट है फैक्ट्री का वो 20 लाख है, ऑफ विच 3 और 5 इज़ द कैपिटल। वो कह रहे हैं कि अगर 20 लाख को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, 5 शेयर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो 3 हिस्से कैपिटल के हैं, 3 हिस्से, 5 में से 3 हिस्से कैपिटल के हैं, एंड द रेस्ट इज़ द डेट, और बाकी जो है वो डेट है, बाकी कर्जा लिया गया है। फाइंड अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड द डेट। तो हमने कैपिटल और डेट दोनों ही फाइंड करना है। आगे लिखा हुआ है कि एसेट क्या होता है, कि कैपिटल को और डेट को आप ऐड करेंगे तो एसेट बनेगा। यानी 12 लाख मेरे पास पैसे थे, मैंने लोन लिया, कर्जा लिया 8 लाख रुपए, तो यानी 12 लाख को और 8 लाख को मिला के टोटल ये एसेट बनेगा, वो 20 लाख का होगा। तो इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। तो सलूशन में हम लिखेंगे एसेट ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो टोटल एसेट है वो कितना है, 20 लाख है। फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल, यानी उन्होंने दिया ऊपर सवाल के अंदर कि जो कैपिटल है ना वो 3 और 5 हिस्सा है, मतलब कि 20 लाख में, 20 लाख के अंदर जो कैपिटल है वो 3 और 5 है, मतलब टोटल अमाउंट 20 लाख को हम 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 20 लाख को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो 5 में से 3 हिस्से कैपिटल के हैं, तो ये फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल है। तो कैपिटल, सवाल हमसे क्या किया, उन्होंने बोला कि आप कैपिटल फाइंड करो, और दूसरा ये है कि आप डेट फाइंड करो कि कैपिटल कितना है 20 लाख के अंदर और डेट कितना है जो लिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, पहले हम कैपिटल फाइंड करेंगे कि हमने जो इन्वेस्ट किया है, जो खुद से इन्वेस्ट किया है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट मल्टीप्लाई विद 3 और 5, क्योंकि कैपिटल का जो फ्रैक्शन है वो 3 और 5 है, तो 3 और 5 को हम टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल निकल आएगा, कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे।
तो एसेट मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट कितना है टोटल, वो है 20 लाख। 20 लाख यहाँ पे हमने लिखा है, फिर 3/5 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये करेंगे कि 20 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर तो ये अमाउंट आती है। फिर इसको जब 5 पे डिवाइड किया है तो ये कैपिटल आता है, 12 लाख कैपिटल आता है। मतलब अगर 20 लाख की कंपनी है तो उसके अंदर 12 लाख उन्होंने खुद से इन्वेस्ट किए हैं, खुद से सरमायाकारी की उन्होंने, जो कि उनके पास पैसे थे। तो कैपिटल तो आ गया हमारे पास कि 12 लाख उन्होंने कैपिटल है। अब हमने फाइंड करना है टोटल डेट, कि अब कितना कर्ज लिया उन्होंने। 20 लाख की फैक्ट्री है तो 20 लाख में 12 लाख तो उनका अपना कैपिटल है, तो उन्होंने लोन कितना लिया, कर्ज कितना लिया। तो डेट फाइंड करने के लिए टोटल एसेट में से जो कि 20 लाख है उसमें से कैपिटल को माइनस कर दो। तो यहाँ पे टोटल एसेट की जगह पे 20 लाख लिखा है और कैपिटल की जगह पे ये कैपिटल हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे लिखा है। तो इस अमाउंट में से ये अमाउंट जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 8 लाख। यानी डेट कितना बनता है, 8 लाख बनता है और कैपिटल ये बनता है। सो इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं कि रुपीज़ 12 लाख इज़ द कैपिटल एंड रुपीज़ 8 लाख इज़ द डेट ऑफ द फैक्ट्री। सो ये इसका आंसर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है सवाल ये उन्होंने ये किया है कि भाई वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 सेंटीग्रेड। उन्होंने बोला कि जी पिछले 100 सालों में वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए आसान रहेगा। ये वैल्यू आपको सिर्फ काम आनी है सिंप्लीफिकेशन में या कैलकुलेशन में, बाकी आपको ये फार्मूले काम आएंगे मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये फार्मूले जो हैं ये बुक के अंदर तो गिवन है फार्मूले, लेकिन ये लाजमी नहीं है आपको पेपर में भी दिए जाएँ, तो ये फार्मूले आपने खुद याद कर लेना है। तो मैं स्टेटमेंट की तरफ मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी वो कह रहे हैं कि जी पिछले 100 साल में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो मेजर किया गया है वो -89.2 सेंटीग्रेड है। यानी पिछले 100 सालों में सबसे कम टेम्परेचर -89.2 सेंटीग्रेड है। और वो कहाँ पे था, एट वोस्टॉक अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका वैसे भी एक बहुत ऐसा एक मतलब एरिया है जहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी रहती है, तो ये वैसे भी टेम्परेचर यहाँ पे वैसे लो रहता है, लेकिन इधर टेम्परेचर सबसे पिछले 100 साल में कम रिकॉर्ड किया गया और वो ये है -89.2 ये रिकॉर्ड किया गया। और उन्होंने डेट भी बता दी है, डेट से हमें कोई सरोकार नहीं है। ऑन जुलाई 21, 1983 मैंने जिसको हाईलाइट किया यही वैल्यू काम आएगी, बाकी कोई वैल्यू यहाँ पे काम नहीं आएगी। ये बस उन्होंने जगह का नाम बताया कि ये टेम्परेचर कहाँ पे था और डेट बताई है कि इस डेट को ये टेम्परेचर था। तो उनका जो असल सवाल है वो ये है कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। देखिए सेंटीग्रेड के अंदर उन्होंने हमें टेम्परेचर दे दिया और हमसे ये सवाल ये किया है कि आप इसको केल्विन स्केल के फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कन्वर्ट करें इस सेंटीग्रेड को और केल्विन स्केल के अंदर इसको कन्वर्ट करें। तो अगर देखें, अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करें तो उसका ये फार्मूला होता है। सेंटीग्रेड गिवन है, अगर आपने फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना है तो ये उसका फार्मूला है, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर आपको सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप उसको चाहते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करें तो उसका ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यूज़ होता है सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, बुक में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है, तो ये लाजमी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आपके चाहे स्कूल का टेस्ट हो या आपका कोई बोर्ड का पेपर हो, लाजमी नहीं आपको ये फार्मूले दिए जाए। तो अब हम आते हैं सलूशन की तरफ। ये बहुत आसान सवाल है,
देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, वो ये है, ये टेम्परेचर है सेंटीग्रेड के अंदर, और ये एक ही वैल्यू काम आनी है पूरे सवाल के अंदर हमने। और उन्होंने सवाल किया है कि आप इस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो हमने लिखा है कन्वर्टिंग इनटू फ़ारेनहाइट। फिर फार्मूला हमें दिया हुआ है, आप याद भी कर लें इस फार्मूले को, कि अगर आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला आप लिख लें। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो सेंटीग्रेड किसके इक्वल है, यहाँ पे ये -8 9.2 के इक्वल है, तो ये वैल्यू हम सी की जगह पे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो -8 9.2 हमने सेंटीग्रेड वाली जगह पे, सेंटीग्रेड की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद हम -8 9.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और 5 नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे, इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -160.56। फिर इसको और इसको आपस में ऐड करना है, तो ये आंसर आएगा माइनस के अंदर 128.56 फ़ारेनहाइट में ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस आप सेंटीग्रेड वाला जो टेम्परेचर है, वो कह रहे हैं कि आप इस टेम्परेचर को केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट करें, केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट करें इसको। तो हम अगर सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर चेंज करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सेंटीग्रेड में उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये हमने पुट की है, ये सवाल के अंदर गिवन है। तो -8 9.2 यहाँ पुट करेंगे, आपस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सेंटीग्रेड को पहले हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, और इधर हमने सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में चेंज किया है, तो केल्विन स्केल में ये आंसर आएगा। अब आ जाए सवाल नंबर 10 के ऊपर, और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ये मैंने पहले लिखा है, और लिखने के बाद मैंने फिर आपको समझाया। उससे मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इसमें टाइम को बचाया जा सके, अदरवाइज़ वीडियोस बाज़ वक़्त लेंथी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके रखूँ और बाद में समझा दूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह ठीक नहीं है, मतलब क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं और इस तरह मैं वीडियो अपलोड करूं, तो ये चीज़ आप अपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो उस तरह करके बताऊंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर। दूसरा ये है कि ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश मेरी यही होगी कि जितना आपको कॉन्सेप्ट, जितना आपको अच्छी तरह समझा सकूँ वो समझाऊँगा, और चाहता हूँ कि बच्चों की उम्मीदों पे पूरा उतरा जाए और उनको जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि आजकल पेपर कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट दें। सो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे क्या है, कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और कोई अगर कोई आप कोई तजवीज़, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस सवाल के अंदर, और आखिरी भी सवाल है ये, इस सवाल के अंदर सवाल की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, सवाल नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड, एक कंपनी है उसको पेनलाइज किया गया। क्या पेनलाइज का मतलब ये होता है कि फ़ाइन कर देना, जुर्माना कर देना। तो पेनलाइज किसने किया? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पेनलाइज कर दिया है, गवर्नमेंट ने जुर्माना लगा दिया। और वजह क्या है उसकी? वजह उसकी ये है, एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, कि जो कंपनी थी उसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी वो लो थी, मतलब जो चीज़ें बना रहे थे वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं बना रहे थे, वो लो क्वालिटी की चीज़ें बना रहे थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उनको पेनलाइज़ किया है, उनको फ़ाइन किया है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया है।
इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, और वो ये भी कह रहा है कि कंपनी के अंदर 3 शेयर होल्डर्स हैं, मतलब उस कंपनी के 3 मालिक हैं, और मालिक 3 हैं, लेकिन देखो एक कंपनी होती है ना, उसके अंदर लोगों के मतलब एक कंपनी 2 बंदे भी बना सकते हैं, वैसे कंपनी का अकेला ओनर भी होता है, कंपनी के 2 ओनर भी हो सकते हैं, 2 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कंपनी के 3 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर 3 शेयर होल्डर हैं, और वो हैं फ़रा, मरियम और तहरीम। अच्छा, तो रेशोज़ के अंदर उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टिंग इन द रेशोज़ 1:2:3। वो कह रहा है कि फ़रा ने इन द फॉर्म ऑफ रेशो वो बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि मतलब कि 1, 2 या 3 इस तरह। मतलब अगर देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख की कंपनी है, तो इसका मतलब फ़रा ने 1 लाख उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, फ़रा ने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, और तहरीम ने 3 लाख इन्वेस्ट किया है, तो टोटल कंपनी का जो एसेट है वो 6 लाख बनता है। तो देखें, दूसरी बात यह है कि कंपनी के अंदर जिसका शेयर सबसे कम होता है उसको प्रॉफिट भी कम मिलता है, और उसको जो लॉस होता है वो भी उसको सबसे कम होता है। और जिसका शेयर जितना ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे तहरीम है, इसका यहाँ पे कंपनी के अंदर शेयर रेशो के अंदर 3 है, तो मतलब तहरीम को यहाँ पे अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इसको प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होगा, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो भी इसको सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ना तो कंपनी को लॉस हुआ है, ना यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। तो जुर्माना भी उसी हिसाब से लगेगा, मतलब फ़रा को जुर्माना सबसे कम लगेगा, मरियम को जो और तहरीम को जो जुर्माना पे करना पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका शेयर ज़्यादा है, क्योंकि फ़ायदा भी ज़्यादा उसी को मिलेगा, और जुर्माने का ज़्यादा हिस्सा भी उसी को पे करना पड़ेगा, और फ़रा को कम फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो फ़रा, मरियम और तहरीम ये शेयर होल्डर्स हैं 3। मरियम का रेशो के अंदर 1, मरियम का 2 और तहरीम का 3, ये शेयर्स हैं इनके, इन द फॉर्म ऑफ रेशोज़। and the amount of penalty is रुपीज़ 4,56,868.97, मतलब इतना उनको 4,56,000 समथिंग, इतना उनको फ़ाइन हुआ है, गवर्नमेंट ने उनको फ़ाइन किया है उनकी कंपनी को। फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। तो वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि मरियम फ़रा को कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा, मरियम को कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और तहरीम को कितना फ़ाइन करना पड़ेगा, और टोटल फ़ाइन ये है। तो हम फाइंड करते हैं कि तीनों को कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। देखिए सोल्यूशन में आ गया। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी, कितना फ़ाइन हुआ, टोटल कितना पेनलाइज किया गया कंपनी को, इतना उनको जुर्माना लगाया गया, इतना उनको फ़ाइन किया गया, ये टोटल पेनल्टी है। उसके बाद हम लिखेंगे रेशो कितनी है, मतलब फ़रा, मरियम और तहरीम की। फ़रा की रेशो 1 है, मरियम 2 और तहरीम की रेशो 3 है। यहाँ पे उन्होंने रेशोज़ बताई हैं, ये नहीं बताया कि मतलब इसका मतलब 1 करोड़ है, इसके 2 करोड़ रुपए हैं, इसके 3 करोड़ रुपए हैं, शेयर हैं कंपनी के अंदर। उन्होंने रेशो के अंदर बता दिया है कि इसकी रेशो फ़रा की 1 है, मरियम की 2 है, और तहरीम की कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर है इन फॉर्म ऑफ रेशो वो 3 है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशोज़ या टोटल रेशो आप कहते हैं। बेहतर ये है कि सम ऑफ रेशोज़ लिख दें यहाँ पे। तो रेशोज़ को हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 + 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 6 आएगा। उसके बाद हम फाइंड देखें टोटल जो मतलब कंपनी की जो टोटल रेशो है वो 6 है। कंपनी की टोटल रेशो, ये समझने वाला पॉइंट है, कंपनी की टोटल जो रेशो है वो 6 है। फ़रा की रेशो क्या है 1, मरियम की रेशो 2 है, तहरीम की रेशो 3 है। तो इसी पॉइंट को आप समझें और इसको आप समझें कि टोटल जो रेशो है वो 6 बनती है। तो इसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे हम कि इन तीनों को, जो तीनों शेयर होल्डर्स हैं, इनको कितना लॉस होगा, मतलब कितना इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।
देखें सबसे पहले जो है ना पेनल्टी पेड बाय फरा, क्योंकि टोटल जो रेशो है ना वो नीचे आप लिख लेंगे 6 है, नीचे लिख लेंगे टोटल जो रेशो है 6, ये जो फाइंड की है हमने ऐड की है वो यहाँ पे लिखें 6। उसके बाद फरा जो है उसकी रेशो कितनी है 1, उसका ऊपर लिखें यानी 1/6, 1/6। जिस तरह मतलब टोटल फॉर एग्जांपल मैथ्स के जो नंबर है एक पेपर में वो 100 नंबर है, तो एक बच्चे ने जो है वो 40 नंबर लिए हैं, तो आप 40 को ऊपर लिखेंगे और टोटल जो नंबर है वो 100 उसको नीचे लिखेंगे। इस तरह टोटल रेशो हमने 6 नीचे लिखी है और जो फ़रा की रेशो है 1 वो उसको हमने ऊपर लिखा है। फिर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस अमाउंट से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर दोबारा आएगा, तो इसको फिर 6 पे डिवाइड कर दें, 6 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। ये पेनल्टी पेड बाय फ़रा है, तो यानी फ़रा को 76,000 समथिंग अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी एज अ फ़ाइन। दूसरा हम आते हैं कि मरियम को कितना जो है ना वो पे करना, फ़ाइन कितना पे करना पड़ेगा। पेनल्टी पेड बाय मरियम तो देखिए यहाँ पे नीचे तो हम 6 ही लिखेंगे क्योंकि टोटल जो रेशो है 6 है, टोटल जो रेशो है वो 6 है, टोटल रेशो 6 लिखें। लेकिन इसमें आप देखें कि मरियम की जो रेशो है वो कितनी है, मरियम की रेशो 2 है, तो आपने क्या करना है कि 2 जो है वो ऊपर लिखें, जो कि मरियम की रेशो है 2 ऊपर लिखें, और टोटल रेशो हमने फाइंड की है वो 6 है, तो नीचे 6 लिखें और उसको टोटल जो जुर्माना हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल जो फाइन हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 2/6, 2 पे डिवाइड होता है 1 आएगा, 6 को भी 2 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। फिर 1 को आप ऐसा करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें यही है, दोबारा यही नंबर आ जाएगा, फिर इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब 1,52,000 समथिंग पे करना पड़ेगा मरियम को। उसके बाद तहरीम की फाइंड करेंगे, पेनल्टी पेड बाय तहरीम। देखें टोटल जो रेशो के अंदर शेयर है, टोटल जो शेयर है यहाँ पे वो 6 है इन द फॉर्म ऑफ रेशोज़, और रेशो तहरीम में कितनी रेशो है 3 है, तो 3 को ऊपर लिखें और नीचे 6 को लिखें। फिर 3 और 6 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो ये हम कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 6 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर के साथ 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अमाउंट दोबारा वही आएगी अमाउंट। फिर इस अमाउंट को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये तहरीम ये पेनल्टी है जो कि तहरीम को पे करनी पड़ेगी। अब देखें फ़रा को जो फ़ाइन हुआ है वो सबसे कम हुआ है, वो हुआ है 76,000 समथिंग। उसके बाद क्योंकि उसका शेयर जो है ना कंपनी के अंदर वो सबसे कम है, और उस मरियम को उससे ज़्यादा हुआ है क्योंकि उसके रेशो के अंदर दो शेयर्स हैं रेशो की फॉर्म में, तो उसको जुर्माना 1,52,000 समथिंग हुआ है। और सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तहरीम का, तो तहरीम को जो फ़ाइन हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, वो उसको हुआ है 2,28,434.49, तो इतना उसको फ़ाइन हुआ है। सबसे कम फ़ाइन जो है वो फ़रा को हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़ाइन तहरीम को हुआ है। तो ये थी 1.3। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।